थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो जैसे सपोज कीजिए मैंने ब्रेकफास्ट ले लिया है, तो मैं इंग्लिश में थर्ड फॉर्म लगाकर ये बात किसी को बताता हूँ, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। या फिर आप ब्रेकफास्ट ले चुके हैं तो आपके लिए भी यही बात है, यू हैव टेकन ब्रेकफास्ट। और फिर थर्ड पर्सन ले चुका है तो ही हैज टेकन ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हैज और हैव लगा हुआ है, जिसके साथ थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं। यस से यस नो राइट। लेकिन अगर हम लोग इज एम आर लगाते हैं तो एक्शन के अंदर आईएनजी जुड़ जाता है, बट ये हमेशा ट्रू नहीं है। जब हम इज एम आर लगाते हैं तो समटाइम ऐसा भी सिचुएशंस है जिसमें इज एम आर के साथ हम लोग थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। अब वो इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म कब लगती है और क्या डिफरेंस होता है हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाने में और इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लगाने में, उस बात को मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। लेट अस सपोज मेरे पास एक पेपर है, आई कैन शो यू द एग्जाम्पल। एक पीस ऑफ पेपर दीजिए मुझे, जस्ट पीस ऑफ पेपर ओनली, एनीवन कैन गिव मी। आई कैन गिव यू द एग्जाम्पल। जब आप कंडीशन को ऑब्जर्व करें, हरी एनी रफ पेपर, रफ पेपर, लाइक जस्ट सी दिस इज अ पीस ऑफ पेपर। मैं कंडीशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अभी ये पेपर है आपके सामने, इसकी कंडीशन बिल्कुल एक तरह से ब्लैंक पेपर मैं बोलूंगा। एक पेपर है, प्लेन पेपर है हमारे पास। इसकी सिचुएशन है कि ये प्लेन पेपर है अभी, लेकिन अगर इस पेपर को मैं फोल्ड कर देता हूँ, ये पेपर की कंडीशन बदल जाती है। जैसे जैसे मैं इसको पेपर को फोल्ड कर रहा हूँ, अब मैंने इसको पूरी तरह से फोल्ड कर दिया। आई हैव फोल्डेड दिस पेपर, अभी मैंने इसको फोल्ड कर दिया है और मैंने आपको बताया है आई हैव फोल्डेड दिस पेपर, ऐसे बोला है। एक बार आप बोल के बताइए राइट। लेकिन अगर पेपर की कंडीशन को देखें तो पेपर कैसा है, फोल्डेड है। पेपर कैसा है, फोल्डेड। तो आप इंग्लिश में कह रहे हैं पेपर इज फोल्डेड। क्या बोल रहे हैं आप, क्योंकि पेपर की कंडीशन तो फोल्डेड है। ये इवन आई हैव फोल्डेड दिस पेपर, मैंने फोल्ड किया है, लेकिन पेपर जो देख रहे हैं पेपर की कंडीशन क्या है, फोल्डेड पेपर है। एक तरह से अगर मैं किसी से ये बात पूछूं जो बाहर से इंसान आए और पूछूं मैं ये पेपर कैसा है, तो उसका जवाब हिंदी में आता है सर ये फोल्डेड पेपर है। तो ऐसे बोलता है वो फोल्डेड पेपर है। अब ये फोल्डेड पेपर है क्योंकि उसकी कंडीशन ही कैसी है, फोल्डेड है। अगर सेंटेंस में यूज करूंगा तो मैं बोलूंगा पेपर इज फोल्डेड, ऐसी बात बोलूंगा पेपर फोल्डेड है तो इंग्लिश में बोलूंगा पेपर इज फोल्डेड। फॉर एन एग्जाम्पल कि आपके घर में गेस्ट आते हैं, कुछ फेस्टिव सीजन है, मान लीजिए कुछ फेस्टिवल है आपके घर में और आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप अपने रूम को डेकोरेट कर चुके हैं, यू हैव डेकोरेटेड योर रूम। लेकिन जब गेस्ट आते हैं तो आपके रूम को देखकर क्या बोलेंगे, रूम कैसा है, डेकोरेटेड रूम है। क्योंकि रूम की कंडीशन उनके लिए कैसी है जब वो देख रहे हैं, रूम इज डेकोरेटेड है। यानी कि डेकोरेटेड रूम है, वो डेकोरेट रूम नहीं है, डेकोरेटेड रूम है। और अगर सेंटेंस में वो इंग्लिश में बोलेंगे तो कहेंगे यहाँ पर रूम इज डेकोरेटेड। दोबारा बोल दीजिएगा। अब इस पेपर की कंडीशन को अगर मैं कुछ भी चेंज कर लूं, मान लीजिए मैंने पेपर को फाड़ दिया, टेयर कर दिया। फाड़ना टेयर होता है, सेकंड फॉर्म टोर होती है, थर्ड फॉर्म टोन होती है, टोन। अब मैंने पेपर को फाड़कर यहाँ रख दिया है तो पेपर कैसा पेपर है, ये टोन पेपर है। टोन मतलब फटा हुआ पेपर है। तो अगर आप इंग्लिश में बोलते हैं इसको तो कैसे बोलेंगे, पेपर इज टोन। दोबारा बोल दीजिए, दोबारा से बोलिए राइट। और समटाइम हम पेपर को कई बार क्रम्बल कर देते हैं, क्रम्बल लाइक उसको मोड़ देते हैं, क्रम्बल कर देते हैं हम लोग। जस्ट लाइक इस शर्ट हम लोग बिना प्रेस करे कई बार निकालते हैं तो वो क्रम्बल सिचुएशन में होती है। तो हम लोग यहाँ पर क्रम्बल वर्ड भी बोलते हैं, पेपर इज क्रम्बल्ड। जो रिंकल से बढ़ जाते हैं तो हम लोग वहाँ पर बोलते हैं पेपर इज क्रम्बल्ड। दोबारा बोल दीजिए, दोबारा बोलिए, पेन दीजिएगा। अब देखिए ये पेन अभी के लिए आपके लिए पेन है, बिल्कुल पेन के साथ आप यूज कर सकते हैं, पेन को अभी लिख सकते हैं आप इस पेन के साथ। लेकिन अगर मैं इस पेन को क्या करने वाला हूँ, रोने लग गया तो मैं तोड़ूंगा नहीं। एग्जाम्पल मान लेते हैं, चलिए इतना तो जूम कर ले, मैं तोड़ता नहीं हूँ क्योंकि अगर मैं तोड़ देता तो ये बाद में मुझे काफी बोलते हैं सर ये पेन तोड़ने लायक नहीं था। इवन इसकी वैल्यू इतनी नहीं है, प्राइस हो सकता है 5 रुपीज 10 रुपीज, बट ये हाँ गिफ्टेड पेन है। ये कैसा पेन है, अब मैंने गिफ्ट नहीं बोला, मैंने क्या बोला, गिफ्टेड। यानी कि अगर मैं ये वाली बात बोलता, तोड़ता, तो तोड़ने के बाद भी ये मुझे कहते सर पेन तो गिफ्टेड था, उस समय तो टूट गया, पेन वॉज गिफ्टेड। तो वॉज के साथ भी तो थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं। तो इंग्लिश में यही बोलते पेन वॉज गिफ्टेड, बट गिफ्ट हैज नो कॉस्ट बिकॉज गिफ्ट इज प्रेशियस।
प्रेशियस, बोले प्रेशियस। अमूल्य जो चीजें होती हैं वो प्रेशियस होती हैं, तो गिफ्ट की कोई कॉस्ट नहीं होती, इस वजह से लोग बोलते हैं गिफ्ट हैज नो कॉस्ट। बोला एक बार और इट वॉज गिफ्टेड, इट वॉज गिफ्टेड, राइट। अगर टूटा हुआ पेन मैं देखता हूँ तो मेरे लिए वो पेन ब्रोकन है क्योंकि टूटा हुआ है, तो मैं पेन को अगर टूटी हुई सिचुएशन में देखूंगा तो मैं यही बोलूंगा पेन इज ब्रोकन। दोबारा बोल दीजिए, राइट। तो आप समझ रहे हैं कि मैं थर्ड फॉर्म लगा कब रहा हूँ, जब मैं सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उसकी कंडीशन को देख रहा हूँ। लेट अस सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। अब इस एग्जांपल के अंदर हम लोग एक्शन के साथ आईएनजी भी लगाएंगे, इस एग्जांपल में हम लोग हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म भी लगाएंगे, और इसी एग्जांपल में हम लोग इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म भी लगाएंगे। तो हम लोग तीन तरह की सिचुएशन की बात करेंगे। मैंने आपको तीन बातें बताई कि जो मैं एग्जांपल अभी लेने वाला हूँ, इस एग्जांपल में मैं इज एम आर भी लूंगा और उसके साथ आईएनजी भी लगाऊंगा। इसी एग्जांपल में मैं हैज हैव भी लगाऊंगा और उसके साथ थर्ड फॉर्म भी लगाऊंगा, और इसी एग्जांपल में मैं इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म भी लगाऊंगा। लेकिन सेंटेंस आप बनाएंगे, मैं जस्ट एक सिचुएशन क्रिएट करूंगा। मान लेते हैं लेट अस सपोज देयर इज अ पेंटर इन दिस रूम। एक पेंटर है इस रूम के अंदर जो दीवार को क्या कर रहा है, पेंट कर रहा है। तो पेंटर क्या कर रहा है, पेंट कर रहा है। पेंटर इज पेंटिंग द रूम। अगर आप इंग्लिश को थोड़ा जानते हैं तो सब बोलिए इंग्लिश में सही ढंग से, पेंटर इज पेंटिंग द रूम। दोबारा बोल दीजिए, पेंटर इज पेंटिंग द रूम, राइट। कुछ समय के बाद मैं यहां से चला गया, अब पेंटर ने ये काम खत्म कर दिया है, पेंटर रूम को पेंट कर चुका है। तो पेंटर हैज पेंटेड द रूम। हाँ, पेंटर हैज पेंटेड द रूम। जब भी कोई थर्ड पर्सन काम खत्म करता है तो हैज हैव के साथ बोलते हैं, तो हैज लगाते हैं, द पेंटर हैज पेंटेड द रूम। अब कुछ टाइम के बाद मैंने आपको कहा कि मैं दोबारा वापस आया और मैंने रूम को देखा, तो रूम कैसा है, रूम इज पेंटेड, रूम इज पेंटेड। तीनों बातों के मीनिंग अलग अलग हैं। जो बातें मैंने अभी आपको समझाई, जिसमें आईएनजी भी लगा, जिसमें थर्ड फॉर्म भी लगी, जिसमें हैज हैव भी आया, ऐसी कुछ बातें आई। ऐसे स्कूल में बहुत बार बोला जाता है स्टूडेंट्स को, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम ऑन टाइम, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम ऑन टाइम, यू आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट योर फीस ऑन टाइम। ऐसे कुछ बातें बोली जाती है। आप देखें, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, यू आर रिक्वेस्टेड बोला जाता है, रिक्वेस्टिंग नहीं बोला जाता है, क्योंकि उसमें आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है, वो आपकी कंडीशन है कि आपको रिक्वेस्ट की जाती है कि आप टाइम पर आया करें, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप समय पर सबमिट किया करें। तो ऐसे यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है। और हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें भी हम लोग यही टीचर्स को लिखते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंशन माई लीव, यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंशन माई लीव। जितना मैं बोलता हूँ उतना कैचिंग पावर आपके अलर्ट होना चाहिए, एक्टिव मोड में क्लास चलनी चाहिए। यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंशन माई लीव, ये बोला मैंने। क्या बोला मैंने, राइट। सेंशन मतलब आप किसी से छुट्टी ले रहे हैं, मंजूरी देना, राइट, मंजूरी देना सेंशन होता है। अब प्रिंसिपल के पास गया, मैंने कहा यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंशन माई लीव, अब मेरी लीव को सेंशन कर दे। प्रिंसिपल ने साइन किए और मेरी लीव सेंशन हो गई, माई लीव इज सेंशन। वेरी गुड, माई लीव इज सेंशन। बोले एक बार दोबारा से, दोबारा से बोलिए, एक तरह से मैं बोलूं माई वर्क इज डन, मेरा ये काम हो गया जिस काम के लिए गया था। तो मैंने क्या बोला, माई वर्क इज डन। दोबारा बोल दीजिए। और ये तो बात हमने बहुत बार ऑब्जर्व करी होगी कि कई बार हम लोग किसी को कहते हैं मेरा काम कर दे, तो वो ये बोलता है कि समझ ले तेरा काम डन है। ऐसा होता है कि नहीं, हम लोग कई बार बोलते हैं कि हम लोग किसी को बोलते हैं ये काम मेरा करवा दे, तो वो यही बात कई बार सुनने में, हिंदी की बात कर रहा हूँ, हिंदी में यही बात बोलता है कि समझ ले तेरा काम डन है। अब वो डन बोलता है, देखिए आप, वो डू नहीं बोलता है कि समझ ले तेरा काम डू है, समझ ले तेरा काम डिड है, समझ ले तेरा काम डन है। वो थर्ड फॉर्म क्यों लगा रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि आप इस बात को ऐसे समझिए कि काम हो चुका है, योर वर्क इज डन, मतलब आपका काम हो गया, आपको ये समझना है योर वर्क इज डन। आर यू गेटिंग योर पॉइंट? आप कुछ दिनों पहले पैसिव वॉइस हम लोग कर रहे थे, जो बच्चे प्रेजेंट थे अगर आप देखें तो कुछ दिनों पहले हम लोग पैसिव वॉइस कर रहे थे। और पैसिव वॉइस के अंदर सेंटेंस हम लोग बना रहे थे, लेट अस सपोज एक एग्जांपल के साथ मैं बता रहा हूँ, जो रिवाइज करवा रहा हूँ कि दिवाली मनाई जा रही है। हम लोग ये सेंटेंस बना रहे थे पैसिव वॉइस का इंग्लिश में, दिवाली इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन इंडिया, इंडिया लगा लेते हैं, दिवाली इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन इंडिया। दोबारा बोल दीजिए, वहां पर पैसिव वॉइस में ये हमने सीखा था कि कैसे बनाते हैं। मैं दोबारा क्लास तो नहीं रिपीट कर सकता, लेकिन मैंने रिवाइज करवाया कि दिवाली इज बीइंग सेलिब्रेटेड। ये बात हमने कुछ दिनों पहले बनाई थी, यस और नो? राइट, बिल्कुल हमने ऐसा कुछ बनाया था। लेकिन अगर इस सेंटेंस को मुझे आज की डेट में बोलना हो, दिवाली इज बीइंग सेलिब्रेटेड, ये सेंटेंस गलत होगा।
अगर आज की डेट में बोलना हो, क्योंकि इसका मीनिंग तो है दिवाली मनाई जा रही है, तो क्या दिवाली आज मनाई जा रही है? बोल सकता हूँ क्या मैं आज की डेट में? क्या आज मैं बोल सकता हूँ दिवाली इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन इंडिया? बताइए, सुनो। नोटिंग से नहीं काम चलता, इंग्लिश बोलने से आती है। यस सुनो, नहीं मनाई जा रही या मनाई जा रही है, ये आज नहीं बोल सकता। आज जो अगर हिंदी में भी अगर बोल सकता हूं तो मैं यही बात किसी को कह सकता हूं, दिवाली हमारे देश में हर साल मनाई जाती है, हर साल मनाई जाती है, हर साल ये अक्टूबर नवंबर में मनाई जाती है। मैं ये वाली बात तो जरूर बोल सकता हूं, लेकिन आज की डेट में ये नहीं बोल सकता दिवाली मनाई जा रही है या दिवाली मनाई जा चुकी है या दिवाली नहीं मनाई जा रही है। ये कोई सेंस नहीं बनता है। इवन मैं ये भी नहीं कह सकता दिवाली नहीं मनाई जा रही है आज का कोई लॉजिक ही नहीं है जिसमें मैं हाँ बोलूं या ना बोलूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। दिवाली तो हमेशा मनाई जाती है। यस नो? क्योंकि दिवाली की कंडीशन क्या है? दिवाली सेलिब्रेटेड होती है हमारे देश में। दिवाली इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। बोलना एक बार, दिवाली इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। बात का कुछ लॉजिक बनता है, कुछ सेंस बनती है। यस नो? ठीक है। अब जैसे वर्ल्ड कप होता है, क्रिकेट जो देखते हैं वर्ल्ड कप होता है। यस नो? कितने ईयर्स के बाद होता है? 4 ईयर्स के बाद होता है। और मैं किसी को ये कह सकता हूँ आज वर्ल्ड कप नहीं हो रहा है या हो रहा है, ऐसा तो नहीं कह सकता। मैं तो क्या यही बोलूंगा कि वर्ल्ड कप एवरी 4 ईयर्स, यानी कि आफ्टर एवरी 4 ईयर्स होता है। तो वर्ल्ड कप इज प्लेड after every 4 years, right? World Cup is played after every 4 years. After every 4 years, right? तो जो काम होता है ना, जिसकी सिचुएशंस है, वो चीज को आपने समझना है। इस रूम में एक पार्टी चल रही है और स्टूडेंट्स रूम को डेकोरेट कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रूम को डेकोरेट करने में अपना काम लगा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आर डेकोरेटिंग। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि आगे नहीं मैं फील करूंगा, आगे आपने फील करना है। आईएनजी लगाओगे, थर्ड फॉर्म लगाओगे, क्या लगाओगे वो आपकी समझ है। इतना समझाने के बाद समझ आना चाहिए। अब स्टूडेंट्स इस रूम को डेकोरेट कर रहे हैं और मैं ये बात इंग्लिश में कैसे बोलूंगा? स्टूडेंट्स आर वेरी गुड, डेकोरेटिंग द रूम। स्टूडेंट्स आर डेकोरेटिंग द रूम, राइट। और कुछ समय के बाद स्टूडेंट्स ने रूम को डेकोरेट कर लिया तो कैसे बोलूंगा? Students have decorated the room. Have लगाया, बहुत सारे थे तो students have decorated the room. और रूम को जब हम देख रहे हैं तो फिर रूम कैसा है? रूम इज डेकोरेटेड। ओके, मैंने आपको कहा bring a glass of water for me, मेरे लिए गिलास एक पानी का लाना। मैंने ऐसा बोला आपको bring a glass of water for me। इवन आजकल इसको मी को बीच में रख लेते हैं तो लोग कहते हैं bring me a glass of water। पहले होता था ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, अभी थोड़ा सा अलग है तो इसको बोल रहे हैं ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। थोड़ा अपडेट कीजिए और इंग्लिश में बोलिए ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। बोलिए एक बार। ब्रिंग का मतलब लेकर आना, ऐसी फेच होता है, फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। आप किसी भी तरह से बोल सकते हैं, गेट के साथ, फेच के साथ या ब्रिंग के साथ। किसी से कोई चीज मंगवानी है, ब्रिंग मी सम नोटबुक्स, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी। तो मी लगाएंगे ब्रिंग के बाद, फेच के बाद, गेट के बाद लगाएंगे। तो मैंने कहा ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आना। आप गए, आपने देखा गिलास जो है ना वो टूटा हुआ है, तो आपने मुझे वहीं से कॉल किया, सर गिलास, हाँ कैसे बोलेंगे? राइट, क्योंकि आपने ग्लास की सिचुएशन देखी, कंडीशन देखी उसको कि वो टूटा हुआ ग्लास है। इवन जो ग्लास होता है ना, ग्लास तो मटेरियल का नेम होता है। दिस इज ग्लास। घरों में विंडो के ग्लास, गाड़ियों में शीशों के ग्लास, जिसमें हम अपने आप की शैडो देखते हैं, दैट इज ग्लास। पानी पीते हैं, दैट इज ग्लास, बिकॉज ग्लास इज द नेम ऑफ द मटेरियल। बट जिसे पानी पीते हैं उसको टम्बलर कहते हैं। टम्बलर, बोलिए एक बार आप। जिसमें हम अपनी शैडो देखते हैं, मिरर कहते हैं उसको। मिरर क्या बोलते हैं? खिड़कियों के शीशे, विंडो पेन। दिस इज कॉल्ड विंडो पेन। बोलिए विंडो पेन। गाड़ियों के शीशे, विंड स्क्रीन। विंड स्क्रीन, विंड से बचाव करने वाली स्क्रीन, दैट इज कॉल्ड विंड शील्ड और विंड स्क्रीन, कुछ भी कह सकते हैं। कैसे अलग अलग मटेरियल के नेम होते हैं, दैट इज टम्बलर। जब पानी पीते हैं उसको टम्बलर कहा जाता है, तो आप यहाँ बोलेंगे टम्बलर इज ब्रोकन। बोलिए एक बार दोबारा, टम्बलर इज ब्रोकन। चलो बारिश चल रही थी, आप आए जब, तो आप आए और मैंने आपको जब देखा तो आप भीगे हुए हैं। आपकी कंडीशन क्या हो चुकी है? आपकी रेन नहीं, भीगे हुए ना। और क्या बोलते हैं? वेट होता है हल्का सा भीगा हुआ होना। और अगर पूरी तरह से भीग चुके हैं, पानी तरबतर हो रहा है, कपड़ों से निकल रहा है, दिस इज क्या? दिस इज सॉक।
या ड्रेंच, हम ड्रेंच कह सकते हैं। तो बोलिए ड्रेंच, बोलिए ड्रेंच, राइट। तो मैं आपको देखकर बोलूंगा अरे आप तो भीगे हुए हैं, मैं तो आपको ऐसे हिंदी में ऐसे बोलूंगा आप तो भीगे हुए हैं, यू आर ड्रेंच्ड। बोलिए एक बार भी, दोबारा से बोलिए। पूरे तरह से पानी जब होता है ना ड्रेंच्ड होता है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा यू आर ड्रेंच्ड विद वाटर, ये गलत हो जाएगा। अगर मैं ऐसा बोलूंगा ट्रांसलेशन नहीं, यू आर ड्रेंच्ड विद वाटर गलत हो जाएगा, क्योंकि ड्रेंच में ही वाटर है। यू आर ड्रेंच्ड इतना कहा जाएगा, वाटर नहीं लगाया जाएगा। वाटर की वजह से तो ड्रेंच वर्ड बना है, या सॉफ्ट वर्ड बना है, यू आर सॉफ्ट, यू आर ड्रेंच्ड। लेकिन समटाइम इट हैपेंस वी हैव अ पेन इन आवर पॉकेट और उसकी जो रिफल है वो लीक हो जाती है, शाही लीक हो जाती है, इंक लीक हो जाती है, और पॉकेट क्या हो जाती है, ड्रेंच्ड हो जाती है। क्या हो जाती है? लेकिन किसके साथ? विद इंक। तो वहां हम लोग कह सकते हैं योर पॉकेट इज ड्रेंच्ड विद इंक, यहां कह सकते हैं। बोलिए एक बार दोबारा। इवन ब्लड भी लगा होना पॉकेट में तो हम लोग ये कह सकते हैं योर पॉकेट इज ड्रेंच्ड विद ब्लड। तो आगे कुछ लगा सकते हैं बट वाटर नहीं लगा सकते हैं, वाटर हम लोग ड्रेंच में लेकर चल रहे हैं, थर्ड फॉर्म वही लेकर चल रहे हैं। हम लोग देखते हैं वेजिटेबल्स मार्केट के बाहर बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स या बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स गले सड़े से पड़े रहते हैं, इधर बिखरे हुए होते हैं। हम लोग देखते हैं तो उसको हम लोग रोटन कहते हैं, रोटन। वेजिटेबल्स आर रोटन, बहुत सारे ऐसे पड़े हुए हैं, रोटन थर्ड फॉर्म भी है। तो बोलेंगे यहाँ पर वेजिटेबल्स आर रोटन इन द मार्केट। बोले एक बार सभी। ओके, आप घर जाने लगे, आपने देखा कि बाइक जो है ना या स्कूटी जो है ना, जो कार जो है ना वो पंचर हुई पड़ी है। पंचर छोड़िए, हवा निकली हुई है, पंचर तो एक अलग बात होगी, हवा निकली हुई है। तो जिसे आप बोलेंगे टायर इज डिफ्लेटेड। डिफ्लेटेड, डिफ्लेटेड मीन्स हवा निकला हुआ होना, हवा भरी हुई है, इन्फ्लेटेड। पंचर है तो पंचर्ड ही कहा जाएगा या फ्लैट कहा जाता है। हम लोग कैसे बोलते हैं? टायर इज फ्लैट, इट मीन्स पंचर्ड। हवा निकली हुई है डिफ्लेटेड, और हवा भरी हुई है तो इन्फ्लेटेड। इन्फ्लेटेड तो कैसे बोलेंगे? टायर में हवा भरी हुई है तो कैसे बोलेंगे? टायर इज इन्फ्लेटेड। दोबारा बोल दीजिए। और हवा निकली हुई है तो टायर इज राइट। तो जो काम हो चुका है ना, थर्ड फॉर्म वहां आ रही है। आप इसे मात्रा जितने भी बातें बनाए, आप थर्ड फॉर्म वहां लगाएं जहां वो काम डन है। वर्क इज डन, वर्क वॉज डन। काम हो चुका है तो हुआ है, दोनों बातें अलग है। काम हो चुका है और काम हुआ है, दोनों बातों में डिफरेंस तो समझिएगा। हो चुका है पैसिव वॉइस, वर्क हैज बीन डन, लेकिन आपके सामने जो काम है पहले से हुआ है तो वो वर्क इज डन। रूम पेंट हो चुका है, रूम हैज बीन पेंटेड, लेकिन जब मैंने रूम को देखा तो उस समय तो रूम इज पेंटेड। फर्क को समझना, ये भी पैसिव वो भी पैसिव, लेकिन डिफरेंस बता रहा हूं आप लोगों को। वर्क हैज बीन डन, वर्क इज डन, बोथ आर डिफरेंट, दोनों में डिफरेंस है। काम हो चुका है, रूम हैज बीन पेंटेड, और रूम को जब देख रहा हूं तो रूम इज पेंटेड। अंडरस्टैंड पॉइंट? बोथ आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। दिस इज ऑल्सो पैसिव वॉइस, दैट इज ऑल्सो पैसिव वॉइस। लेकिन अगर उस दिन कुछ बच्चे क्लास में प्रेजेंट हो तो मुझे एक बार बताइए कि पैसिव वॉइस के लिए कौन सी ऐसी 3 चीजें थी जो हमें जरूरी होती थी, अगर किसी को याद है तो। एक्शन थर्ड फॉर्म और बी। हाँ, वर्क, एक्शन थर्ड फॉर्म और बी, ये 3 चीजें जरूरी होती थी। और मैंने आपको बोला था कि अगर तीनों में से एक भी कम हुआ तो पैसिव वॉइस नहीं होगा। यस। तो अब आप देखिए, जो मैं 2 सेंटेंस बना रहा था, वर्क हैज बीन डन, इसमें तो बी या थर्ड फॉर्म या वर्क सभी है। वर्क हैज बीन डन, ये पैसिव वॉइस। लेकिन अभी मैं दूसरा जो बना रहा हूं, वर्क इज डन, ये भी पैसिव वॉइस है, लेकिन इससे बी कहां है? इससे बी कहां है? टाइम वर्ड तो ऑप्शनल है, बी कहां है? अगर बी नहीं है तो फिर वो मेरी बात जहां तो वो गलत है, फिर जहां गलत हो रहा है। लेकिन दोनों ही बातें सही हैं, वो भी ठीक था, आज भी ठीक हो रहा है। वर्क इज डन, या वर्क भी है, थर्ड फॉर्म डन भी है, बट वेयर इज बी? और मैंने तो आपको पैसिव वॉइस में बताया था कि 3 चीजें जरूरी हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए, एक वर्क, एक एक्शन थर्ड फॉर्म, और मैंने बोला था बी, तीसरा बी। ऑप्शनल तो हमारा टाइम वर्ड था, ऑप्शन हमारा बी नहीं था। तो बी कहां है? कोई आंसर दे सकता है? सोचिए एक बार। एनीवन? आपको पता है कि मैंने एक दिन आपको बी भी करवाया, बी के बारे में कुछ नॉलेज दी थी, यस और नो? बी को प्रेजेंट में क्या बोलते हैं? बी को पास्ट में क्या बोलते हैं? फ्यूचर में बी होता है, यस और नो? यहाँ कहाँ पजल हो गया? यहाँ जो वर्क इज डन है, यहाँ वर्क है
थर्ड फॉर्म डन है और बीच में बी भी है, लेकिन बी किस रूप में है? Is के रूप में। आर गेटिंग अ पॉइंट? Yes, sir. और ये पास्ट में जाता तो वॉज होता है, वॉज भी तो बी है। ये इज और वॉज टाइम वर्ड नहीं है, ये यहाँ पर बी की ही फॉर्म है और बी तो लगा हुआ है, सिर्फ दिख नहीं रहा है। तो क्या प्रेजेंट में बोलेंगे तो वर्क इज डन, काम हो गया है, तो वर्क इज डन। पास्ट में बोलेंगे तो काम हो गया था, वर्क वॉज डन। लेकिन अगर फ्यूचर में जाएंगे काम हो जाएगा तो वर्क विल बी डन, वर्क विल बी डन। जैसे आप बोलिए रूम डेकोरेट है, तो कैसे बोलेंगे? रूम इज Decorated. रूम डेकोरेट था, रूम डेकोरेट हो जाएगा, Room will be decorated. रूम विल बी Decorated. राइट। क्रिकेट खेला गया है, क्रिकेट इज प्लेड। पास्ट में बनाइए कम ऑन, फ्यूचर बनाइए कम ऑन, क्रिकेट विल बी प्लेड। अंडरस्टैंड पॉइंट? Yes. राइट, नोट डाउन ऑन योर नोटबुक जो आज की बात करें।